नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा और सौभाग्य से हम आज भी मिल रहे हैं एक लाइव सेशन में और जल्दी से हम लोग जुड़ते हैं। आपके सवाल, जैसा कि मेरा कल वादा था, ये आपके सवाल होंगे और मेरा आयुर्वेद को माध्यम बनाकर जवाब। और हमारे साथ लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं जी। वैसे हमने एक टॉपिक आज के लिए लिया था माइग्रेन, कि हम माइग्रेन पे बात करेंगे। और माइग्रेन पे बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि जो सिर का दर्द, जिसे आप बोलते हैं सिर का दर्द, सामान्य सिर का दर्द, वो सिर के दर्द जो हैं वो आयुर्वेद में 11 प्रकार के बतलाए गए हैं। 11 प्रकार के। पहला वातज शिरेशूल, दूसरा पित्तज शिरेशूल, तीसरा कफज शिरेशूल, चौथा सन्निपातज शिरेशूल, पांचवा क्षयज शिरेशूल, छठा रक्तज शिरेशूल, सातवां कृमिज शिरेशूल, और इनके बाद शुरू होते हैं 4 बड़े स्पेशलाइज्ड हमारे शिरेशूल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अर्धाविभेदक, अनंतवात, सूर्यावृत और शंखक। ये 11 प्रकार के जो है सिर के दर्द होते हैं। अब आप ये देखिए कि आपको जब सिर दर्द होता है तो आप कोई भी एक टैबलेट खा लेते हैं और आपके सिर के दर्द में राहत हो जाती है। लेकिन अगर आप ये जान जाएं कि ये सिर का दर्द जो है वो 11 प्रकार का होता है और 11 ही इसके कारण होते हैं, उसमें एक दवाई का खाया जाना और दर्द से आराम मिल जाना, वो सीधे सीधे ये इंडिकेट करता है कि आप केवल अपने दर्द के लक्षण को वो उस दवाई के माध्यम से, मैं तो दर्द की गोलियों को बोलता हूं नशे की गोलियां, आपको महसूस नहीं होने देती वो दर्द को, तो उस दर्द की गोली को खा करके बेसिकली आप अपने जो पेन है उसको आप सबसाइड कर लेते हैं। लेकिन आप दर्द से कभी मूल रूप से, पूर्ण रूप से उसको क्योर जिसे हम बोलते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया कि 11 प्रकार का सिर का दर्द होता है। वातज शिरेशूल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वात की प्रधानता से होने वाला सिर का दर्द वातज शिरेशूल कहलाता है। ये वो दर्द होता है, अगर आपको पहचानना, अपना सिर का दर्द पहचानना है तो देखिए, जिस दर्द में आपका मन करे कि कोई आपको बहुत अच्छे से सिर दबा दे, तेल लगा दे, सिर पे चुन्नी बांधते हो आप और आपको आराम मिलता है, तो इसका मतलब आपके जो सिर दर्द है उसमें सबसे बड़ा कारण वात दोष है। पित्तज शिरेशूल, जब आपको सिर दर्द के साथ आंखें जलने लगे, सिर में भी गर्माहट आए, आपको लगता है कि बिल्कुल शरीर जल रहा है और आपका मन करे कुछ ठंडा खा लूं, कुछ ठंडा खा लूं, तो इसका मतलब आपका पित्त बढ़ करके आपको सिर दर्द दे रहा है, वो पित्तज शिरेशूल कहलाता है। कफज शिरेशूल से मतलब है कि जब आपको, कफ का मतलब भारीपन, जब आपको सिर जो है ऐसा लगे जैसे किसी ने 100 किलो का वजन आपके सिर पे लग दिया। और अक्सर जिन लोगों को नजला जुकाम रहता है उनको जो सिर का दर्द होता है वो कफज शिरेशूल की कैटेगरी में आता है। देखिए, आज अनफॉर्चुनेटली हम में से हर दूसरे व्यक्ति को सिर दर्द जो है वो बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुका है। एंड अनफॉर्चुनेटली हम सब लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हम जो है लगातार दर्द की गोली खा खा के अपने को जो है किस तरह से एनीहाउ मैनेज कर रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि सिर के दर्द से आपको मुक्ति मिल जाए, क्योंकि हर बीमारी का कोई ना कोई रूट कोज होता है, ऐसे ही इस सिर दर्द का भी रूट कोज होता है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, वो दर्द की गोली आपको केवल लाक्षणिक आराम देगी, सिम्टोमेटिक रिलीफ देगी। आपको हो सकता है कि आपको दर्द बंद हो जाए, लेकिन अगर आप लगातार उस दर्द की गोली को माध्यम बना करके
अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिर के दर्द को मैनेज करते रहें, तो अब वो साल में हो सकता है, 2 साल में, कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसी से आपको कभी किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, आपको गैस्ट्राइटिस, आपको अल्सर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, कभी आपको एक तरह से लीवर की प्रॉब्लम होगी, आपका डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आपके शरीर में आ जाएंगी जो आपको बहुत तंग करेंगी। तो दर्द की गोली जो है वो सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिवेश वर्मा जी नमस्कार, सतपाल स्वदेशी जी हमेशा की तरह मेरे भाई हमेशा जुड़ते हैं, और कुलदीपक राधे राधे, अजय कुमार द्विवेदी जी, मनोज जी गुड इवनिंग, और राम स्वरूप शर्मा जी लिखते हैं मेरे 12 साल के बेटे को माइग्रेन है, उपाय बताइए। राम स्वरूप जी, आप इस पूरे प्रोग्राम को देखिए और विश्वास कीजिए कि आपका बेटा वो माइग्रेन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। आपको 3 महीने से 6 महीने का इलाज हमारे यहाँ कराना पड़ेगा, लेकिन आप जो है ये मान के चलिए कि जैसे मैं संग्रहणी के लिए बोलता हूँ, आईवीएस के लिए, कि 99% जो है मैं आपसे प्रॉमिस कर लेता हूं कि हाँ आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही माइग्रेन के लिए भी मैं आपको 99% जो है प्रॉमिस करता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन बस मेरा एक ही कहना होता है, रिक्वेस्ट कह लीजिए कि लग करके इलाज किया कीजिए। वापिस से मैं सिर दर्द पे लेके आता हूं आपको। वातज सिरेशूल, पैक्टिक सिरेशूल, कफज सिरेशूल। यदि आपको नजला जुकाम रहता है, आपको छींकें आती हैं, नाक बंद रहती है, कभी नाक बहती है, और आपको जो है सिर का दर्द हो रहा है, आप सिर के दर्द की गोली खाएं, कुछ नहीं होगा, खाते रहिए, आराम मिलेगा, लेकिन कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। आपको बेसिकली अपने नजले जुकाम का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। सन्निपातिक, जब हम कहते हैं सन्निपातिक, तो सन्निपातिक का मतलब होता है कि आपको वात, पित्त और कफ सब दूषित होकर के जो सिर का दर्द देते हैं, जिसमें कभी आपको लगता है कि सिर, आप अच्छे से सिर की मालिश कोई कर दे, कभी आप कहते नहीं मालिश मत कीजिए, मुझे कुछ ठंडा पिला दीजिए, मुझे कुछ बढ़िया से थोड़ा सा, मैं शायद धूप से आया हूं, मुझे एसी में लिटा दीजिए, थोड़ा कमरा ठंडा कर दीजिए। कभी आपका मन करता है कि नहीं मुझे स्टीम दे दीजिए। जब इस तरह से कभी कभी किसी चीज से और कभी किसी चीज से आपको आराम आ रहा हो, और मिश्रित टाइप के ही, मिक्स टाइप के आपके सिम्टम हो, तो आप मान के चलिए कि आप जो है सन्निपातिक सिरशूल यानी कि हेडेक से आप जो है परेशान हैं। फिर चौथे नंबर पे मैंने बताया था क्षयज सिरशूल। क्षयज कब होता है? जब कभी भी आप अपने को कमजोर पाते हैं किसी भी कारण से, चाहे बीमारी के बाद, चाहे किसी भी वजह से, तो आप उस समय अगर आप दर्द की गोली खाते हैं तो वो इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं है। आपका इलाज है कि आप कुछ बढ़िया पौष्टिक चीज खाएं। शरीर में जो रस धातु की कमी हो गई है, रक्त धातु की कमी हो गई है, उस कमी को पूरा करें। अगर आप उस समय दर्द की गोलियां खाएंगे तो वो, मैं फिर कह रहा हूं, दर्द की गोली से क्षणिक राहत आपको मिलेगी, लेकिन वो दर्द की गोली भी धीरे धीरे आप पे बहुत भारी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं करना है। सिर दर्द से पूर्ण मुक्ति आपको कराएंगे, लेकिन आप पहले ये निर्धारित कीजिए कि सिर दर्द किस कारण से है, उस रूट कोज पे काम करेंगे। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हमने कहा रक्तज सिरेशूल। तो रक्तज सिरेशूल जो है उसका मतलब होता है कि जहां पर आपकी रक्त दुष्टि होती है। अब उस रक्त दुष्टि में क्या है कि पहचान क्या है कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब उनको सिर दर्द होता है तो आप ऑफर करते हैं उनको कि साहब मैं आपको सिर दबा देता हूं, और कभी कभी अचानक से आप उनके सिर पे हाथ रख देते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी उनके सिर पे हाथ रखा तो चिल्ला उठते हैं, आपके हाथ को पीछे फेंकते हैं। यानी कि उनका हेड इतना टेंडर होता है कि वो
दबाना और तेल की मालिश तो छोड़िए, चुन्नी बांधना छोड़िए, वो उंगली के स्पर्श को भी नहीं सह सक रहे, तो वो रक्तज सिरेशूल है। वहां पर रक्त शोधक ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन उस व्यक्ति को उस सिर दर्द से मुक्ति दिलाएंगी। तो देखिए आयुर्वेद अपने आप में कितना स्पेशलाइज है। अगर आप आज हम बात करें हेडेक की और किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएं तो शायद सीधे सीधे वो एक मेडिसिन लिख करके छोड़ देता है। उसको ये भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि हाँ भाई पेट साफ होता है कि नहीं होता, गैस बनती है कि नहीं बनती, नजला जुकाम तो नहीं रहता, सिर दबाते हैं तो आराम मिलता है, या उस समय आपका मन करता है कि कोई टच भी ना करे। ये सारे एक्चुअली इसी वजह से जो है, देखिए अगर कभी हमें छोटी मोटी चीज की वजह से सिर दर्द होता है, हमें गैस बन रही है, सिर दर्द हो गया, तो अब हम ठीक हो गए तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपको यह समस्या क्रोनिक नहीं है और आप जो है एक तरह से बच गए। लेकिन जिन लोगों को ये प्रवृत्ति है सिर दर्द की, आज का ये बेसिकली लाइव सेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब ये कहते हैं कि हमें सिर दर्द तो कभी 15 दिन पे, कभी हफ्ते पे, कभी हफ्ते में 2 बार, कभी लगातार सिर भारी बना रहता है, कभी हमें तो 8-10 साल हो गए दवाइयां लेते हुए। आज अगर वो मेरी बात को सुन रहे हैं तो वो अपने सिर दर्द का पहले रूट कोज जाने और जान करके उस पर अटैक करें। अगर आपको वातज है तो आपको वात की चिकित्सा लेनी है। अगर आपको सिर दर्द पित्त दोष के कारण है तो आपको पित्त दोष की चिकित्सा लेनी है। यदि आपको कफ दोष के कारण है तो अपने कफ की चिकित्सा लेनी है। यदि सन्निपातिक बन चुका है तो तीनों तो त्रिदोष नाशक चिकित्सा लेनी है। क्षयज सिरेशूल है तो आपने वहां पर जूसेज पीने हैं, दर्द की गोली नहीं खानी। आपको अनार का जूस मदद करेगा, आपको मुनक्का मदद करेगा, आपको छुआरा मदद करेगा, आपको अंजीर मदद करेगा। अगर आपको रक्तज सिरेशूल है तो वहां ब्लड प्यूरिफायर आपको हेल्प करेंगे। देखिए आप कहेंगे सिर का दर्द और खून साफ करने वाली दवाइयां, जी हां, एक दवा ऐसी होती है जो आपको लाभ देगी सिर दर्द से, लेकिन उसके साथ में जो दवाएं चलनी है वो काम करेंगी रूट कोज पे। उसके बाद मैंने बताया कि आपको कृमिज सिरेशूल हो सकता है। देखिए आयुर्वेद अपने आप में कितना बढ़िया विज्ञान है। मुझे तो गर्व है, गौरव है कि मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं। आज मॉडर्न साइंस जिसको न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस एक बड़ी सी बीमारी करके प्रेजेंट करती है कि आप किसी वर्म का लार्वा जो है वो ब्रेन में पहुंच जाता है और आपको सिर का दर्द शुरू हो जाता है। उस बीमारी को भी हमारे उस समय के महर्षियों ने कृमिज सिरेशूल के दिल दिमाग में कीड़े का चला जाना और उसके बाद सिर का दर्द का होना, कृमिज सिरेशूल नाम दिया। उसके बाद में फिर मैंने जैसे कहा कि हमारे 4 बड़े स्पेशल टाइप के सिर दर्द होते हैं। उनमें से एक है अर्धा विभेदक। नाम में देखिए अर्ध मतलब आधे सिर का दर्द, मतलब माइग्रेन। अभी माइग्रेन पर और चर्चा करेंगे। एक सूर्यावृत, जो सूर्य की गति के साथ शुरू होता है। जैसे जैसे सन राइज करता है आपको दर्द शुरू होगा और सनसेट के साथ खुद ही खत्म हो जाता है, तो उनकी चिकित्सा अलग है। एक अनंतवात, अनंतवात में आपको सिर के दर्द के साथ जो ग्रीवा में मन्या नाड़ी होती है वो साथ में इन्वॉल्व होती है। उस मन्या नाड़ी की भी चिकित्सा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको जो ये अनंतवात नाम का सिर का दर्द है ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद में फिर शंखक रोग, हम खोपड़ी के, हम स्कल के इस वाले पार्ट को, टेम्पोरल रीजन को हम शंख प्रदेश बोलते हैं। वो दर्द जो इस प्रदेश में बहुत अधिक तीव्र वेदना देता है उस सिर दर्द को बोलते हैं शंखक रोग। और इसकी तुलना हम न्यूरैल्जिया से करते हैं। जो नर्व्स की वजह से पेन होते हैं उनसे पूछिए जिनको बहुत पेन होते हैं, तो वो बेसिकली उस तरह का तीव्र वेदना वाला दर्द शंखक रोग कहलाता है। अब माइग्रेन, जिसकी विशेष रूप से हम चर्चा करने के लिए बैठे थे, और माइग्रेन से आपको पूर्ण मुक्ति दिलाने का मेरा वादा है। आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि सिर का दर्द कोई भी टाइप का हो, लेकिन एक दोष उन सब में कॉमन है और वो दोष है वात दोष। क्योंकि हमारे यहां मैथमेटिकली
एक बात कही जाती है, वातादृते नास्ति रुजा, यानी कि वायु को छोड़कर पीड़ा हो ही नहीं सकती। कहीं भी अगर दर्द है तो आप समझिए आप वात दोष कुपित है। हमारे बड़े एक चीज शब्द बोलते थे, बहुत अधिक यूज करते थे, वो था कि बाईवादी की चीज मत खाओ, बाईवादी की चीज मत खाओ। तो बाईवादी दर्द बढ़ाते हैं, ये सुना होगा आपने, बहुत सारे लोग, बड़े लोग ये शब्द बोलते हैं, बाईवादी की चीज। तो बाईवादी मीन्स जो शरीर में वायु को बढ़ाए, बाय मीन्स वायु को बढ़ाने वाले, वायु को बढ़ाने वाली चीजें, जैसे हमारे बैंगन हो गया, हमारी गोभी हो गई, हमारी अरबी हो गई, इस तरह की उड़द की दाल हो गई, राजमा हो गए। तो ये जितना गरिष्ठ भोजन है जो पचने में मुश्किल होता है, वो सब बाईवादी वाला भोजन कहलाता है। बासी खाना हो गया। तो वात दोष पे बहुत कंट्रोल रखना है आपने। कहीं भी आपको दर्द हो, आपको वात दोष पे कंट्रोल करना है। वात दोष 3 कारणों से बहुत तेजी से बढ़ता है, गलत खान पान, गलत जीवन शैली, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वेग अवधारण। ये 3 शब्द हैं। अगर किसी ने बूढ़ा नहीं होना है तो उसे वात दोष पे नियंत्रण रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो पेस पे आ जाए, आप 60 साल की उम्र में भी युवक दिखें, वो भी संभव है। 60, 65, 70 साल की उम्र में भी आप युवक दिखें, ये भी संभव है, और सब मैथमेटिकल है। आपको बूढ़ा करती है वायु, वात दोष आपको जर्जर करती है। जब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं तो हम जर्जर हो रहे होते हैं, हमारे कान खराब हो रहे होते हैं, हमारी आंखें खराब हो रहे होते हैं, हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन रफ हो जाती है, सारे ऑर्गन्स, हमारी सेक्सुअल स्ट्रेंथ कम होती है। ये सब खराब होती है वात दोष के कारण, वायु के कारण। जैसे कि किसी भी चीज को, भौतिक चीज को, अब लोहे को भी खराब करना है, आप हवा में खुला रख दीजिए। और अगर किसी चीज को सेफ रखना है तो आप घर में आप एक वर्ड यूज करते हो, देखिए मैं आपको बोलूंगा, आप एकदम कहेंगे हा बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। आप किसी चीज को, चाहे वो खाने की चीज है, तो आप उसे एयर टाइट रखते हैं। एयर टाइट मीन्स उसमें वायु का संपर्क नहीं होने देते, वो चीज खराब नहीं होती। कोई चीज खाने की भी है तो उस बोतल पे लिखा होता है, उसकी जब हम देखते हैं कि एक्सपायरी कब की है, उसकी कितनी सेल्फ लाइफ है, तो वो बोलता है खोलने के बाद 1 महीना, खोलने के बाद 6 महीना। मतलब खोलने के बाद क्या हो गया? ऐसा खोलने के बाद ये हो गया कि उसका वायु से संपर्क हो गया। तो जिसने अपने शरीर में बुढ़ापे को जल्दी लाना है वो उतना बाईवादी की चीजें खाए, उतना वो जो वात को बढ़ाने वाली हमारी जीवन शैली है उसको अपनाए, और साथ में जो है वेगों को अवधारण करे, तो उसको बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। अगर इसके विपरीत आप चाहते हैं बुढ़ापा आए नहीं, तो आप जो है वायु को कंट्रोल में रखिए, वायु को कंट्रोल में रखिए। नंबर 1, कुछ चीजें आपको खाने पीने में छोड़नी है। खाना पीना ऐसा रहना चाहिए, और छोड़ना भी ऐसा कुछ मुझे साधु संत नहीं बनाना आपको कि आप राजमा चावल ना खाएं। या हमेशा ध्यान रखिए, आप 3-4 पैरामीटर होते हैं। ताजा बना खाना खाएं, थोड़ा सा मात्रा में हल्का खाना खाएं, कॉम्बिनेशन खराब ना हो। ताजा मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पे हम लोग डिब्बा बंद चीजें खाते हैं, और केमिकल्स के माध्यम से उन डिब्बा बंद चीजों को हम सड़ने से रोक देते हैं, लेकिन वो ताजी नहीं है। और आपको जान के ये बड़ी हैरानी होगी और परेशानी भी होगी कि वात दोष को बढ़ाने में अगर हम खाने पीने की बात करें तो नंबर 1 पे शास्त्र लिखते हैं बासी खाना वायु को बढ़ाता है। और बासी का मतलब जो एक तरह से रखा हुआ खाना होता है। तो हमने अगर किसी चीज को हमने केमिकल डाल करके उसे फ्रिज में रख करके सड़ने नहीं दिया, तो क्या आप 3 दिन बाद की सब्जी जब फ्रिज से निकालते हैं जो खराब नहीं होती, क्या उसे ताजी सब्जी बोलते हैं क्या? जब वो ताजी है ही नहीं तो उसे ताजी कैसे बोल सकते हैं? हाँ, वो सड़ी नहीं क्योंकि आपने ठंड में रख दिया उसको, उसमें केमिकल डाल दिए, प्रिजर्वेटिव। आज जितना खाना आप लेके जाते हैं, 11 बजे भी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप 4 लोग होते हैं, कोई मांगता है मलाई कोफ्ता, कोई मांगता है मटर पनीर, कोई मांगता है ऑफ सीजन में भी पालक पनीर, और सब आ जाता है आपके पास। और उसके बाद फिर आप जब निकलते हैं तभी रेस्टोरेंट का शटर भी डाउन हो जाता है। आपने देखा कभी कि उस दुकानदार ने, रेस्टोरेंट वाले ने उसके बाद अपना सारा दाल वाल बाहर अपना बांटने के लिए निकाल दिया या फेंक दिया? क्या किया?
क्या बस आप जो गए थे वो लास्ट था बस? देखिए ये बहुत उलझी हुई कहानियां हैं कि क्या चीज उनके पास बनी पड़ी रहती है, क्या वो तुरंत बनाते हैं। देखिए घर में जब आप पालक पनीर कहते हैं तो आपकी श्रीमती जो आपसे बहुत प्यार करती है और चाहती है आपको बहुत अच्छा खुश रखे, उसको भी जोर पड़ जाता है बनाने में। 2 घंटे बाद आप पूछते हैं क्या हुआ यार, तब भी उसको जोर पड़ रहा हो। तो रेस्टोरेंट में जाकर के एक साथ 100 लोग बैठे और 50 डिफरेंट आइटम्स का ऑर्डर दे रहे हैं और वो सब 5 मिनट में आ भी रहा है। अब सोचिए कि कितना पड़ा रहता है। और फिर मैं कह रहा हूं हमेशा ध्यान रखिए, इवन इफ यू आर लास्ट कस्टमर इन रेस्टोरेंट, उसके बाद 10 मिनट बाहर वेट कीजिए, देखिए क्या फेंकते हैं क्या सब सामान। तो हम लोग को संभलना पड़ेगा। हम लोग बहुत दुहाई देते हैं कि चीजें बहुत अच्छी नहीं आ रही। मैं फिर कह रहा हूं, आप खाद्य पदार्थों की क्वालिटी पे बहुत जोर देते हो, लेकिन क्वालिटी एकमात्र पैरामीटर नहीं है। हम कितनी मात्रा में खा रहे हैं, फिर किस तरह का खा रहे हैं। क्वालिटी 3 चीजों पे होती है कि नंबर 1 वो उगा, उसका कल्टीवेशन कैसा हुआ, नंबर 2 उसकी कुकिंग कैसी हुई, और नंबर 3 वो ताजा है कि रखा हुआ है। सो वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पैरामीटर, देन ओनली वी कैन से दैट हम हेल्दी खाते हैं। अगर आप बहुत सुंदर पैकिंग वाला भी ऐसी चीज खाते हैं जो 4 दिन बना हुआ है, 4 दिन पहले बना हुआ है, तो वो बासी है और बासी वायु को बढ़ाता है। सो मोटे मोटे तौर पे मैं कहता हूं कि आप फ्रेश चीजें खाइए, चाहे आप राजमा खाइए, चावल खाइए, कोई बात नहीं, आप चना खाइए, अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो खाइए। और डाइजेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मैंने पहले कहा, अदरक का टुकड़ा नमक लगा करके खाने से पहले खा लीजिए। आप भोजन जब करते हैं तो चबा चबा के खाइए और पानी साथ में पीजिए। दिन में 2 बार थोड़ा सा अजवाइन खा लीजिए, सौंफ खा लीजिए, आप पचा पाएंगे। तो क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन देखिए बात पे बात निकलती है। आज हम सब लोग बड़ा खुश होते हैं कि बच्चा हमारा जो है सुबह सुबह बनाना शेक पी के जाता है। आज मैंगो शेक पी के सुबह चला जाता है, रात में सोते हैं तो चलो मैंगो शेक सब लोग पी लेते हैं, गर्मियां चल रही है, ठंडा ठंडा मैंगो शेक। फ्रूट्स का दूध के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, ये विरुद्ध है, ये अपोजिट है, ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हाँ जहर नहीं है। तो तत्काल नुकसान नहीं पहुंच रहा तो आप मान रहे हैं कि हाँ भी चलो ठीक है। आप जब सिगरेट पीते हैं तो क्या उसी दिन आपको एस्थमा हो जाता है क्या? उसी दिन फेफड़े खराब हो जाते हैं क्या? जब लेकिन 10-15 साल हो जाते हैं आपको मसाला खाते हुए, 20 साल, तब पता लगता है मुंह में कैंसर हो गया, तब पता लगता है कि लंग्स तो पूरे काले पड़े हुए हैं। तो एक दिन में जैसे सिगरेट खराब नहीं करती, ऐसी एक दिन में बनाना शेक भी खराब नहीं करेगा। लेकिन जैसे लंबे समय के बाद सिगरेट जरूर खराब करती है, ऐसे ही लंबे समय के बाद बनाना शेक भी जरूर खराब करेगा। एक परम आदरणीय हमारी आंटी जी हैं, उनके अभी उस दिन चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ, तो लगभग 70 इयर्स की हैं। पीछे मम्मी पापा बड़े मजबूत रहे होंगे, तो जेनेटिकली जो हमारे बड़े हैं वो बहुत मजबूत, उनका जो है जेनेटिक कंपोजिशन है। अब उन्होंने मुझे एक जिक्रा छेड़ा कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ी कभी। हाँ, मेरा हार्ट में ब्लॉकेजेस मेरे को हुए और मुझे बाईपास करानी पड़ी। मैं थोड़ा हैरान था क्योंकि वो वजन भी कुछ नहीं है, बिल्कुल पतली है, एक्टिव है, पुराने लोग काम करते हैं और कर्मठ हैं, बहुत बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी करती हैं। तब मैंने थोड़ी हिस्ट्री ली उनकी कि आप क्या ऐसा खाते हो, क्योंकि काम करने वाले हो, लेडीज को वैसे ही हार्ट में ब्लॉकेज कम होते हैं पुरुषों के मुकाबले, और दूसरा पतली भी हैं, बीमार भी नहीं है, ब्लड प्रेशर तक नहीं है, शुगर नहीं है। फिर क्या हुआ? तब हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि मैं तो डॉक्टर साहब खूब खाती पीती थी, मैं तो दही कह लो, मैं तो ऐसी थी परिवार में, दही रात में भी दही खा लेती थी, बस दधी अभिसंध्या नाम। हमारा शास्त्र बोलता है कि पैसेजेस को ब्लॉक करने में अगर सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज ढूंढी जाए तो वो दही है। तो अब वो आंटी जी रात में भी दही खा लेती थी, मट्ठा पी लेती थी, डाइजेस्ट कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो अभिसंधि गुण के कारण, अपने ब्लॉकेज करने की प्रवृत्ति के कारण उनको हार्ट में दिक्कत दे गई। तो वो आंटी जी जो लेडी भी हैं, पतली भी हैं, ब्लड प्रेशर शुगर से भी बची हुई हैं, बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उनको उस दही ने एक पॉसिबिलिटी बन गई मेरे दिमाग में एज ए क्लिनिशियन एंड फॉर्चुनेटली आयुर्वेदिक क्लिनिशियन, कि इस दही ने इनको हार्ट की ब्लॉकेज कर दी, एंड सो दैट फिर उनको सर्जरी करानी पड़ी।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि हम चीजें जो है कुछ नहीं दिक्कत हो रही है। तो आज जो बच्चे हमारे सिगरेट पी रहे हैं 20, 22, 25 साल के, उन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है और खूब बढ़िया से उनको लगता है कि लाइफ को दे आर एंजॉइंग। एंड हमारे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। जब वो सिगरेट एक दूसरे को पास करते मजे लेते हैं तो उनको लगता है यही लाइफ है। लेकिन जब 20-25 साल बाद उनको सांस नहीं आता और फिर इनहेलर और नेबुलाइजेशन के उनके जो है, मैं कहता हूं कि 100 में से 20 फंसते होंगे, 30 फंसते होंगे, लेकिन 100 में से 30 क्या कम है क्या? और फेफड़े तो सबके ही कमजोर होते होंगे। कोई आज तक मुझे ऐसा व्यक्ति तो नहीं दिखा जो सिगरेट पी रहा, जिसने बहुत सालों तक सिगरेट पी और उसके फेफड़े मजबूत हुए। कमजोर होते होंगे, उसको फिजिकल एक्टिविटी करने में दिक्कत आएगी, पहाड़ पे चढ़ने में दिक्कत आएगी, खेलने में दिक्कत आएगी, निश्चित रूप से आएगी। शराब पीने वाला कभी, तो कहने का मतलब यह है कि आपको इन सब चीजों पे बहुत ध्यान रखना है कि क्या चीज हमें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। हर अच्छी दिखने वाली चीज फायदेमंद होगी ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, और दवाइयां जो बहुत फायदा करती हैं वो कड़वी होती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा दिखावा हमें छोड़ना है। हमें वापस से, देखिए मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि कोई बात भी अगर करें ना आपसे, दही की बात करें, दही को हम लोग जो है अक्सर हम 99% लोग ठंडा समझते हैं, जबकि हमारे जो शास्त्र, हमारे जो वेद हैं वो बोलते हैं दधि उष्णम, दही गर्म है। दधि उष्णम दीपनम स्निग्धम कषाय अनुरसम गुरु पाके अम्ले गराई पित्त अस्र शोथ मेदा का प्रदम। पित्त को बढ़ाने वाली है, अस्र मिस रक्त को दूषित करने वाली है, मेदा मिस फैट को बढ़ाने। अगर आपका पतला होने का जरा सा भी मन है कि आपका वेट गेन ना हो, आप पहले तो दही को हटाइए। कफ को बढ़ाती है, बलगम बनाती है। शोथ, आपको सूजन, आपको कहीं पे भी सूजन है, चाहे वो जोड़ों की सूजन है, चाहे वो साइनस की सूजन है, चाहे वो आपका टॉन्सिलाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, कहीं कुछ भी है आपको सूजन बॉडी में, आपको दही नहीं खानी चाहिए। दही हमेशा सूजन बढ़ाती है। सो हमें जिस तरह से पेन किलर खा करके सुखद एहसास होता है ना, ऐसे ही जब हम ठंडा ठंडा करके दही को खाते हैं तो हमें लगता है अरे गर्मियों में दही खा ली, बहुत ठंडा हो गया। नहीं भैया, दही गर्म है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे हम जब ठंडा पानी पी के चैन पड़ता है, लेकिन कभी भी ठंडा पानी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें क्षणिक तौर पर रात में हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ठंडा पानी पिया हमने। सो मैं तो एक बात बोलता हूं, या तो वेद को, वेद मीन्स हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं हमारे, उनको उनकी तरफ बढ़िए, वेद की तरफ बढ़िए, हाँ उनको कहिए हाँ वेद हाँ, और या फिर आप कहिए वेद ना। तो वेद ना की तरफ बढ़िए या फिर वेद हाँ की तरफ बढ़िए। वेद हाँ वाला रास्ता जो है आनंद की तरफ जाता है, और वेद ना वाला रास्ता वेदना की तरफ जाता है। वेद ना कहना बंद कीजिए, वेद हाँ कहना शुरू कीजिए। जो बातें हमारे वेदों में लिखी है उसको जीवन में उतारिए, देखिए आपका जीवन बहुत सुखद होता चला जाएगा। और मैं माध्यम बनूंगा उन सारी खाने पीने की चीजों को जैसे वेदों में बतलाया गया है आप तक पहुंचाने के लिए। मैं फिर एक बात कह रहा हूं आपसे, मैं जिस दिन अपने मन की बात आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा सोचता हूं, तो भी मैं आपको बता दूंगा कि मैं ऐसा सोचता हूं। अदरवाइज इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने जीवन में वेदों की बातों को ही आप तक पहुंचा पाया तो भी मेरा जीवन सफल है। मुझे कुछ रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैं माध्यम बन जाऊं अपने शास्त्रों को, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक स्कॉलर हूं। मैं चरक, सुश्रुत, भागवत, माधव, शारंगधर, भाव प्रकाश ये सब पढ़ सकता हूं, समझ सकता हूं। अगर उनकी बातों को समझ करके, पढ़ करके आप तक पहुंचा दिया तो भी मैं सफल, और जरूर पहुंचाऊंगा। और आप लोग, हम लोग मिल करके वापस से अपने इन खाने पीने की चीजों को सही करेंगे। तो मैं पुनः अपनी बात पे वापस आता हूं कि वात दोष को बढ़ाने के लिए पहले हमें खाना पीना ठीक करना है, नंबर 2 जीवन शैली ठीक करनी है। अब आप देखिए जीवन शैली में क्या मेजर, जैसे मैंने बताया खाने पीने में सबसे बड़ा चीज क्या होता है जो वायु को बढ़ाता है, तो मुंह से निकला बासी खाना। ऐसे ही जीवन शैली अगर आपकी गड़बड़ है तो उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है जो आपके शरीर में वायु को बढ़ाता है, तो वो है रात्रि जागरण, रात में जागना। वो व्यक्ति जो रात में जागता है दिन में सोता है, अब किसी की जॉब उस तरह की है तो फिर उसको भी देखिए प्रॉब्लम आएगी।
मजबूरी है। लेकिन आज तो हमारे बच्चे कभी पढ़ने के नाम पे, कभी मजे के नाम पे, नाउ दिस है कि आई स्लीप एट 1 or 2, इट्स रूटीन, इट्स नॉर्मल फॉर मी। अरे नॉर्मल फॉर यू बट नॉट नॉर्मल फॉर द बॉडी। तेरे दिमाग के लिए तो, बच्चे के दिमाग के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन उसके शरीर के लिए ठीक नहीं है। रात में जागने वाला व्यक्ति को वायु बढ़नी है। और एक चीज और यहां बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में 2 शब्द, एक है स्वास्थ्य, एक है रोग। अगर उसको आपने परिभाषित करना है, उसको डिफाइन करना है, तो आपको स्वास्थ्य का मतलब है कि दोषों की समता, वात पित्त और कफ दोष का हार्मनी में रहना, इक्विलिब्रियम में रहना इज द स्टेट ऑफ हेल्थ। रोगस्तु दोष वैषम्यम। और रोग क्या है? रोग अस्तु, रोग है दोषों की विषमता, दोषों का अपने प्रमाण से बढ़ जाना या घट जाना, ये हमारा हो गया रोग। और अपने प्रमाण से बढ़े या घटे दोषों को हर्ब्स के माध्यम से, अपने रूटीन को ठीक करने के माध्यम से वापस समता में लाना चिकित्सा है। तो 3 परिभाषा तो आज आप लोग आप बता देंगे ना, मेरे इस सेशन के बाद किसी को बताएंगे ना कि हमारा जो पूरा शरीर है उसकी क्रियाएं चल रही हैं वात पित्त और कफ से। ये 3 दोष है, त्रिदोषात, वात पित्त और कफ। इन दोषों का सम प्रमाण में रहना इज द स्टेट ऑफ हेल्थ। इनका प्रमाण से ऊपर या नीचे हो जाना इज द स्टेट ऑफ सिकनेस। एंड इनको वापस विषम से सम करना चिकित्सा। अब आप कहेंगे कैसे सम कैसे करते हैं डॉक्टर साहब? सब ऐसे करते हैं कि जैसे आपको पता है आपकी वायु बढ़ी हुई है, और मुझे ये पता है कि अजवाइन जो है वायु, बड़ी वायु को घटाती है, शरीर से हवा को निकाल देती है। तो अजवाइन का प्रयोग करके मैं वायु को एक तरह से आपकी कम कर दूंगा। पित्त आपका घटा हुआ है तो मैं आपको त्रिकटो चूर्ण खिला करके, मुझे पता पित्त घटा हुआ है मतलब थोड़ा गर्म चीज खिलानी जिससे पित्त बढ़ जाए। और पित्त बढ़ा हुआ है तो मैं ठंडी चीज खिलाकर, गोंद का तीरा खिला करके, मोती पिष्टी खिला करके, प्रवाल पिष्टी खिला करके आपको मोती दूंगा तो पित्त बैठेगा ना। कफ आपका बढ़ा हुआ है तो मैं आपको कफ नाशक चीजें दूंगा, आपको वो चीजें दूंगा जो कफ को काटती हैं। अगर कफ कम है तो वो चीजें दूंगा जो कफ को बढ़ाती हैं। तो इस तरह से हम लोग चिकित्सा करते हैं, हम विषम हुए दोषों को वापिस से सम करते हैं। अब देखें कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मिलेंगे। अब मेरा मन भी कर रहा है, कल से मेरा मन कर रहा है कि मैं रोज रोज आपके साथ बैठूं। और क्या कितने लोग चाहते हैं कि हम हफ्ते में 3-4 बार जो है 9 से 10 ये आयुर्वेद पढ़ लें, अपने शास्त्रों को पढ़ें। जरा यस लिख के भेजिए। अगर 10 लोगों ने भी यस लिख दिया तो कल 9 बजे फिर जुड़ूंगा। केवल अगर 10 लोगों ने भी यस लिखा कि हाँ हम चाहते हैं कि हम आयुर्वेद के ये इन सब चीजों को जाने और खाने पीने की चीजों को जाने, 10 लोग भी अगर अभी यस लिख देंगे कि यस टुमारो 9 PM, आप खुद लिख देंगे तो मैं कल भी जुड़ूंगा। देखते हैं कौन कौन। नीलम भाटिया, अच्छा नमस्ते जी, नमस्ते। सचिन ठाकुर, भारत चोपड़ा जी को नमस्ते। प्रीति रानी क्या कह रही है जी? निकल गया, ऊपर नहीं पढ़ पाया मैं। साक्षी जी जुड़ी हुई हैं, ज्योति और ज्योति नंदा भी जुड़ी हुई हैं। श्वेता नारंग जी को नमस्ते। सीमा निगम जी को नमस्ते। सपना शर्मा जी को नमस्ते। बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट कराने के लिए पूछ रही है सपना शर्मा। सपना जी सबसे सरल तो हम सब जानते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए 2 चीजें, विटामिन सी, आंवले का सेवन सुनिश्चित कीजिए। आंवला जो है घर में बच्चों को खूब खिलाया कीजिए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा सेंसिटिव थ्रोट है, तो कभी कभी खट्टा आंवला जब होता है तो गला खराब होता है, तो आंवले का मुरब्बा ये बताइए। अब ये जो आप दूध में मिला के जो शेक दे रहे हैं ना, उनसे काम नहीं चलने वाला। अब फिर वापिस से घर में आपको आंवले का मुरब्बा, आंवले से बना च्यवनप्राश, ये सब वापस शुरू करना पड़ेगा, तब बच्चों की इम्यूनिटी बनेगी। आप जानते हैं आंवला जो है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है। और इस कोविड के समय में तो सबने एक बात स्वीकारी
कि अगर कोई विटामिन वास्तव में इम्यूनिटी बढ़ा सकता है तो विटामिन सी है। एंड विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है आंवला। तो आंवले को खिलाइए बच्चों को, कल ही लेके आइए आंवले का मुरब्बा, एंड च्यवनप्राश भी लेके आइए। ये जो गर्मियों में च्यवनप्राश नहीं खिलाते, ये सब मिथ से भी बाहर निकलिए। अंडा खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, चाय कॉफी में कोई कमी नहीं है, बस खाली सारी गर्मी च्यवनप्राश में ही है। ठीक है भैया। उसके बाद फिर मुनक्का। मुनक्का बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, सुपाच्य है। तो आप 4 से 6 दाना मुनक्का सुबह भिगो करके शाम को खाइए, शाम को भिगो करके सुबह खाइए। तो ये मुनक्का भी आपको बहुत अच्छी ताकत देता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो 2 बड़ी बेसिक सी चीजें मैंने बताई। और हाँ, जिन लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी बार बार होती है, एलर्जी की कंडीशन है, उन लोगों को आई स्ट्रांगली रिकमेंड सुथरो टैबलेट। फिर से बोलता हूं, सुथरो, सुथरो, SUTHRO, सुथरो टैबलेट। ये 2 गोली चूसना शुरू कीजिए। आपकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जिसमें आपको नजला, जुकाम, बार बार गला खराब होना, इवन एस्थमा की शिकायत ये होती है, आप सुथरो टैबलेट चूसिए, देखिएगा, फिर मजा देखिएगा। जिनको बार बार छींकें आती हैं, बाथरूम से नहा के बाहर निकले, थोड़ा सर्दी में थे, गर्मी में आए, गर्मी में थे, सर्दी में आए, थोड़ा सा धूल मिट्टी आई, छींके शुरू हो गई, अचानक से नाक बहना शुरू हो गया, वो सुथरो टैबलेट, अगर खाली सुथरो ले लेंगे तो भी काम बनेगा। जिनको अधिक प्रॉब्लम है वो मेरे से बात करें, हम लोगों से बात करें, हम कुछ और कुछ भी देंगे। अब नितिन गुप्ता जी लिख रहे हैं, सजेस्ट फॉर लोअर बैक पेन, नमनेस लाइक सियाटिका। देखिए नितिन गुप्ता जी, अगर आप होम रेमेडी चाहते हैं कि घर से कुछ लें, तो जिन लोगों को सियाटिका है, सियाटिका एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको कमर में दर्द होता है, और वो कमर का दर्द जो है वो आपके किसी एक पैर में नीचे उतरता है, और उतर करके जो है वहां पे करंट सा लगता है आपको, कभी सुनपन आता है, कभी झंझनाहट होती है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं सियाटिका। एंड इस सियाटिका प्रॉब्लम के लिए हार श्रृंगार, जिसको पारिजात भी बोलते हैं, उसके पत्तों का काढ़ा अमृत तुल्य है। कल ही पकड़िए अपने माली को या किसी सियाने आदमी को जो आपके साथ रहता है, उससे कहिए हार श्रृंगार का पेड़, हर जगह लगा होता है हार श्रृंगार का पेड़। जिन लोगों को भी कमर में दर्द रहता है, और कमर का दर्द स्पेसिफिकली नस दब रही है, एक पैर में नीचे रेडिएट करता है, सुनपन आता है, झंझनाहट होती है, उस व्यक्ति को हार श्रृंगार, पहचान भी बता देता हूं, उसके जो फूल होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और वो फूल सफेद रंग के, उसकी डंडी नारंगी कलर की होती है, नारंगी, डंडी नारंगी होगी, फूल सफेद छोटा छोटा, जैसे सदाबहार के फूल होते हैं। और उस पेड़ पे आप देखेंगे चपटी चपटी फलियां लगी होती हैं। बहुत ऊंचा पेड़ नहीं होता, लगभग 10, 12, 15 फुट का पेड़ होता है, हार श्रृंगार। इसी को हम लोग पारिजात भी बोलते हैं। अगर आप इसके 20 पत्ते लेकर के तोड़ करके 1 गिलास पानी में रात में भिगो दीजिए, और सुबह उसको इतना उबालिए कि 1 कप बचे, वो लगभग 10-15 मिनट उबाल दीजिए। उबालते समय कभी भी काढ़ा कभी भी बनाएं, काढ़ा कभी भी बनाएं, ढकिए मत उसको, बर्तन को ढक के कभी काढ़ा मत बनाइए। आप उसको देखिए, हम जब पहले खुले बर्तन में चीजें बनाते, सब्जियां बनाते थे, तो वो पचने में आसान होती थी। आज जब हम प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो वो गरिष्ठ हो जाती है, हल्की दाल भी पचाना मुश्किल हो जाता है। जब भी हम चीजों को बनाएं, पकाएं, हम उसको खुला रख के पकाएं। लेकिन हम समझते हैं हम समझदार हो गए, हम उसको ढक देते हैं, उसके वेपर्स जो हैं वो उड़ते नहीं है, हीट अंदर ज्यादा हो जाती है, जल्दी चीज गल जाती है, जल्दी बन जाती है, लेकिन ये सब ठीक तरीके नहीं है। अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप पतीली में दाल बनाते हैं तो उसका प्रोटीन इंटैक्ट रहता है, जब आप प्रेशर कुकर में दाल बनाते हैं तो एक बहुत बड़ा पोर्शन प्रोटीन का डीजनरेट हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। नाउ एवरीथिंग इज गेटिंग, देखिए हमारा जो वैदिक समय था, जो हमारा महाभारत का समय था, रामायण काल का समय था, युगों की बात करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं, द्वापर युग की बात करते हैं, उस समय के प्रकरण अगर आप देखेंगे, अब साहब अश्वत्थामा जी ने चला दिया जी, एक बाण मिसाइल छोड़ दी, जाकर के
किसको मारना था? परीक्षित को मारना था। अभिमन्यु की वाइफ के गर्भ में जाके वो अटैक करती है, लेकिन गर्भ में जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण जो है अश्वत्थामा को कहते हैं कि बच्चा इसको वापस ले, इसको वापस ले बेटे, इसको वापस ले, ये ठीक काम नहीं है, वापस ले। तो वो मिसाइल को वापस भी बुलाया अश्वत्थामा ने। कहने का मतलब है उनके पास किस तरह से कहां खड़े होकर के कहां भेजना है। तो आज हम टारगेट ओरिएंटेड मिसाइल छोड़ते हैं, लेकिन आज आप जो बड़े से बड़ा सुपर पावर बनता है उसको बोलो कि एक बार मिसाइल छोड़ने के बाद उसको रिकॉल करो, उसको वापस बुला के दिखाओ। कहने का मतलब मेरा स्पष्ट है कि उस समय का विज्ञान आज के विज्ञान से मच 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 जो है शब्द बाण छोड़ा था। कहां? राजा दशरथ ने उस समय तालाब पे शायद कोई जानवर है ये मान करके, और जाके तीर लगा था श्रवण कुमार को, तो वो शब्द बाण था। देखिए वो टारगेट ओरिएंटेड उसका मिसाइल था, लेकिन उनके पास छोड़ने की भी क्षमता थी। और अगर कोई बीच में माफी मांग ले, कोई खड़ा हो जाए, तो रिकॉल, उसे वापस भी बुलाते थे। आप बॉल फेंक तो सकते हैं, लेकिन उस दिन मैं आपकी तारीफ करूंगा जिस दिन बॉल फेंकने के बाद आप बॉल को गिरने से पहले कहीं वापस आ जाओ और वो वापस आके फिर आपके हाथ में आ जाए, तब मैं कहूंगा कि हाँ अब आपको विज्ञान आया है। तो अभी हम बहुत पीछे हैं बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। नक्षत्रों की जितनी अच्छी जानकारी हमारे शास्त्र, हमारे वेदों, हमारे महर्षियों को थी, वो नहीं थी। भूगोल, भूगोल आज का शब्द नहीं है, भूगोल वैदिक शब्द है। अब सोचिए हमारे वेद कब के हैं, और उस समय वो जानते थे कि हाँ भू मीन्स पृथ्वी, गोल है भूगोल। तो मेरा कहने का सीधा मतलब यह है, अपने वेदों की शक्ति को पहचानिए। आप इन शक्ति को पहचान लेते हैं तो वैसे ही जैसे महाभारत काल में लोग 400 वर्ष जीते थे, तो हम कम से कम अपने जो 70-80 साल हैं वो स्वास्थ्य के साथ तो जी लेंगे। हमें नहीं जीना 400 साल, हमें नहीं जीना 100 साल, 70-80 साल कम से कम स्वस्थ होकर तो जी ले। ये दांत वात में दर्द और कान खराब और आंख चश्मे चढ़े पड़े हैं हम सबके, इंक्लूडिंग मी। कोई बात नहीं, हमें लेकिन अब तत्पर होकर के वापस अपनी वैदिक परंपराओं को अपनाना है। और सॉरी, कभी कभी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं तो एग्रेसिव भी हो जाता हूं, तो आप माफ करेंगे, लेकिन मेरी भावनाओं को समझेंगे। हम लोग अभी जो है वो साइंस में बहुत पीछे हैं। इन्हीं वेदों को आधार मान करके अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं, चाहे वो लाइट का हुआ, चाहे वो एरोप्लेन का हुआ, वो सब कुछ हमारे पास था। अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने ऋषियों का, कभी हम आपको चर्चा करेंगे कि कैसे जो है वो भारद्वाज मुनि ने जो है वो विमान संहिता लिखी थी, कैसे जो है उन्होंने 2 सीटर, 4 सीटर, 8 सीटर सब यान उनके पास थे। और आज जो है हमें हमारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ जी किसने बनाया एरोप्लेन? तो राइट ब्रदर्स। कमाल हो गया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन वेदों की शक्ति को नहीं पहचान पाए। उन वेदों से हमने दूरी बना ली, जो उनको ले गया फिर वो इन्वेंटर वहां से चोरी किया और इन्वेंटर कहला रहा है। सो जो प्रेशर कुकर वो भी बना सकते थे, बात यहां से शुरू हुई थी हमारी आपकी, कि प्रेशर कुकर क्या वो नहीं बना सकते थे? क्या बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कुकिंग जो है वो खुले में होनी चाहिए। खाना हमको खराब नहीं करना है, हमें उसके प्रोटीन को डैमेज नहीं करना, जस्ट फॉर द सेक कि पतीली में दाल जो है वो 15 मिनट में बन रही है और प्रेशर कुकर में 5 मिनट में, तो उसे 10 मिनट को, और उसके बाद जाके आप अपने बच्चों के लिए महंगे महंगे हेल्थ सप्लीमेंट ला रहे हैं। जो दाल है, जो बेसिक चीज है, उसको खुद ही खराब कर दे रहे हैं, उसको खुद ही शक्तिहीन कर दे रहे हैं। सो थोड़ा सा हम लोगों ने मिल करके इस सबको ठीक करना है। और कुछ लोगों के नाम मैं लेता हूं जो जुड़े हुए हैं, देखूं मैं भी देखूं कौन कौन भाई बहन, भाभी, भाई साहब, अंकल जी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र मलिक जी नमस्ते। प्रवीण सलूजा, यस टुमारो नाइट। ओह वाह जी वाह, मैंने जो बोला था यस लिखिए। तो नीरज ठाकुर जी यस, जयफर यादी जी यस, अरुण श्रीवास्तव जी यस, विजेंद्र प्रताप सिंह यस, हरेंद्र मलिक जी यस, और प्रवीण सलूजा जी यस, त्रिलोक सिंह यस, नीरज शुक्ला यस, आशा शर्मा यस, मुस्कान अरोड़ा यस, मृत दुबे यस। बात पक्की जी, बात पक्की। कल शाम को 9 बजे फिर मिलेंगे और फिर ऐसी बातें करेंगे हम सब मिल करके,
हम अपने को स्वस्थ बनाएंगे और अपने आने वाली जनरेशन्स तक भी अपने मैसेज को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से पहुंचाएंगे और इन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद पाएंगे, जीवन सफल बनाएंगे। आज के लिए अभी इतना ही। मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, मेरे मित्रों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और मैं वास्तव में क्षमा प्रार्थी हूं, कितने दिन आपसे अलग रहा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आप कितने लोग यस लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग को साथ काम करना है। कल 9 बजे, पूरे 9 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। माइग्रेन की रेमेडी आज रह गई है, मैं कल बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।